क्लाइमेट चेंज ने हिमाचल प्रदेश के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। जिन पहाड़ों का नाम सुनकर अक्सर जहन में ठंडक महसूस होती है, वो पहाड़ अब तप रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 में चिंताजनक खुलासे सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हिमाचल का औसतन तापमान बढ़ रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि साल 2050 आते आते औसतन तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। साल 1901 से देखा जाए तो हिमाचल का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। क्लाइमेट चेंज का ही असर है कि हिमाचल में मॉनसून सीजन में बादल फट रहे हैं, बारिश भयावह रूप ले रही है और पहाड़ों पर भूस्खलन हो रहा है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के मुताबिक ये सारी स्थिति चिंताजनक है। रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल का औसतन तापमान बढ़ रहा है। बड़ी बात यह है कि वर्ष 2050 आते आते यानी 2.5 दशक बाद औसतन तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। अगर 20वीं सदी की शुरुआत यानी 1901 से देखा जाए तो हिमाचल का तापमान 1.5 डिग्री बढ़ गया है। आलम यह है कि क्लाइमेट चेंज के कारण हिमाचल में 4 साल में बारिश और भूस्खलन से 46,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। इसी साल यानी 2025 की बात की जाए तो हिमाचल में 1 जून से 6 सितंबर तक भारी बारिश हुई। ये 100 मिलीलीटर से भी ज्यादा बारिश है, औसतन बारिश से 46% अधिक। हिमाचल में मॉनसून सीजन में अचानक से बारिश का अप्रत्याशित पैटर्न नजर आ रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण खेती भी प्रभावित हो रही है। भूस्खलन से विकास प्रभावित होता है और जल स्रोत नष्ट हो रहे हैं। विकास के नाम पर पहाड़ों की अनियंत्रित कटाई और मलबे की डंपिंग से वन बर्बाद हो रहा है। पहाड़ के विकास का मॉडल पहाड़ की जरूरत के हिसाब से होना चाहिए, तो क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। इस रिपोर्ट में एक चिंता ग्लेशियर्स की भी है। क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लेशियर हर साल 50 मीटर की रफ्तार से पीछे खिसक रहे हैं। हिम झीलों के निर्माण से उनके पिघलने का भी खतरा लगातार बढ़ रहा है। इससे ग्लेशियर्स के फटने से भयावह बाढ़ यानी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का रिस्क भी रहता है। हिमाचल प्रदेश सरकार भी इस खतरे को लेकर चिंतित है। राज्य सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी क्लाइमेट चेंज पर एक विस्तृत स्टडी कराने के लिए पत्र लिखा गया है। इन सभी कारणों से मॉनसून सीजन में पहाड़ भारी तबाही झेल रहे हैं। 4 साल का आंकड़ा डराने वाला है। इस दौरान 1700 लोगों की जान चली गई है और 46,000 करोड़ रुपए की संपत्ति तबाह हुई है। जो रिपोर्ट में बात कही गई है कि हिमाचल प्रदेश में तापमान बढ़ा है 1901 के बाद और आगामी सालों को लेकर भी चिंता जाहिर की गई है, आपसे जानना चाहेंगे सर क्या रिपोर्ट में और ये किस तरह से हिमाचल प्रदेश को इससे बचने की आवश्यकता है? देखिए, जो तापमान बढ़ने वाली बात है वो जो डाटा एनालाइज हुआ है वो IMD का डाटा है। और जैसे हम क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान या कोई भी इस तरह से जलवायु परिवर्तन से संबंधित कोई भी रिसर्च या स्टडी विभाग के स्तर पे करते हैं तो ये डाटा हम उनसे सोर्स करते हैं। और IMD का डाटा पिछले लगभग 100 वर्षों का डाटा जो है वो एनालाइज किया गया है कुछ लोकेशंस के लिए, प्रदेश के लिए, और कुछ लोकेशंस के लिए ये 37 ईयर्स का है, कुछ लोकेशंस में ये 67 ईयर्स का डाटा भी एनालाइज हुआ है। तो जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, जब संवेदनशीलता की असेसमेंट करते हैं हम, तो उसमें सबसे पहले तापमान की और रेनफॉल की दोनों चीज़ों की ट्रेंड्स चेक किए जाते हैं। तो इन ट्रेंड्स में 100 वर्षों का जो डाटा, शिमला की लोकेशन की अगर बात करेंगे तो 1901 से बाद का डाटा जो है ये 110 वर्षों के लगभग जो है वो एनालाइज हुआ है। और इसमें पूरे प्रदेश की अगर एवरेज टेम्परेचर का अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो ये देखने में आया कि पूरे हिमालयन रीजन में जो है वो 0.9 डिग्री का जो तापमान में वृद्धि जो है वो उस एरिया में दर्ज की गई है। और आने वाले जो समय है और जो रिपोर्ट में इंडिकेटेड है वो भी क्लियरली है कि जो हमारा मिड सेंचुरी के आसपास जो हमारा एक्सपेक्टेड है टेम्परेचर राइज जो है वो 1.5 डिग्री के आसपास हमें लग रहा है कि ये तापमान बढ़ जाएगा। और जो RCP के हमारे क्या होता है, ये रिप्रेजेंटेटिव मॉडल्स होते हैं। जो जितना आप ग्रीन हाउस गैस, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन जितना आप करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस का, उसके हिसाब से तापमान में ये फर्क पड़ता है। तो ये ग्लोबल इशू है, ये लोकल इशू नहीं है। पूरे विश्व भर में किस तरह से गतिविधियां हो रही हैं कार्बन उत्सर्जन को लेकर, तो उसका इम्पैक्ट प्रदेश के अंदर भी देखना है। हिमालयन रीजन बहुत ही संवेदनशील है। हमारे ग्लेशियर्स और हमारे जो बर्फ के जो पानी के जो टावर्स हैं ये बहुत ही संवेदनशील हैं इस ग्लोबल वार्मिंग के प्रति। और देखने में ये है कि जब
ये एनालिसिस हम करते हैं जलवायु परिवर्तन, तो उसमें रिप्रेजेंटेटिव कंसंट्रेशन पाथवेज होते हैं जो मॉडल्स होते हैं, उनके ऊपर रन किया जाता है। RCP 4.5 होता है, RCP 8.5 होता है कि हाई कंसंट्रेशन अगर ग्रीन हाउस गैस इमिशंस की रहेगी तो किस तरह से तापमान में वृद्धि आएगी। तो जो अगर जिस तरह से गति इस वक्त बनी हुई है पूरे विश्व भर में, अगर इसी तरह के हालात बनेंगे तो 2 से 3 डिग्री का सदी के अंत तक जो है टेम्परेचर बढ़ने का जो है पूरा अंदेशा है। और अगर थोड़ा सा कंट्रोल करके अगर हम अच्छे मेजर लेके चलेंगे लोकल स्तर पे या अपने स्तर पे, तो लग रहा है कि 1.5 डिग्री के आसपास तापमान फिर भी वृद्धि हो ही जाएगी। और 0.9 जो है वो IPCC जो हमारे इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है, UNFCCC है, इन लोगों ने कंफर्म भी किया है और इसकी पब्लिश्ड रिपोर्टें जो है सब जगह अवेलेबल हैं कि 0.9 डिग्री के आसपास जो है तापमान में चेंजेस आ चुकी हैं। और यही कारण है जिससे जो हमारे अरेबियन सी जो है उसका तापमान बढ़ा हुआ है, तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का पैटर्न है हमारा वो भी चेंज हुआ है। और आने वाले समय में ये बारिश का पैटर्न जो है ये भी चेंज ही रहेगा। तो जब आएगी बारिश तो बहुत तेजी से आएगी और एकदम से सारा पानी गिरेगा, और जब बारिशें खत्म होंगी तो एकदम से ड्राई जैसा माहौल बनेगा और तापमान में वृद्धि जो है वो आपको गर्मी जो है वो महसूस होगी, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी। तो ये बड़े ख़राब हालात हैं और सभी को सचेत रहने की आवश्यकता है। और इससे हमारा प्रदेश, क्योंकि पहाड़ी परिवेश है, पहाड़ी प्रदेश है, बर्फ़ यहाँ पे के ऊपर हमारी बहुत ज़्यादा जो आजीविका है, आर्थिकी है, वो निर्भर करती है। तो हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम इन सब उसके जो भी ये हालात हैं, जितने भी चिंताजनक जो हालात हैं, इनसे जूझने के लिए अपने आप को लोकल स्तर पे जो इनिशिएटिव्स, जो पॉलिसीज़, जो नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं उनका पालन करें। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक एक्सपर्ट्स भी इस बात को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर नितिन व्यास भी इसी बात को लेकर चिंतित हैं। डॉक्टर व्यास के मुताबिक जहां सरकार को पॉलिसी के स्तर पर काम करने की जरूरत है, तो वहीं आम लोगों को भी अपनी रोजमर्रा की आदतों में बदलाव लाना होगा। सुप्रीम कोर्ट भी हिमाचल प्रदेश में आ रही आपदा को लेकर चिंता जाहिर कर चुकी है। इससे न सिर्फ हिमाचल प्रदेश के रहने वाले लोग डर के साये में जीने के लिए मजबूर हैं, बल्कि इसका असर राज्य के पर्यटन कारोबार पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश के GDP में पर्यटन कारोबार का 9% हिस्सा है और अगर तापमान बढ़ने के साथ प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप कम नहीं हुआ तो इसका सीधा असर राज्य की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्णय आया था जिसमें कहा गया था कि अगर इसी तरह से हमारे यहाँ पर डिजास्टर चलते रहे तो हिमाचल अपना अस्तित्व खो देगा। और अब ये रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट से भी ये साफ दर्शाता है कि हिमाचल के लिए खतरे की घंटी है और वो घंटी बज भी रही है। जिस तरह से आप पिछले 3-4 वर्षों से देखोगे, जिस तरह से हिमाचल में डिजास्टर्स हो रहे हैं और जिस तरह से बारिश हिमाचल में हो रही है, उसका जो नुकसान है वो आप देख रहे हैं। अगर हम मैं बात करूं तो 46,000 करोड़ का नुकसान हिमाचल प्रदेश में इन डिजास्टर्स के कारण हुआ है। 1901 से अगर मैं बात करूं तो आज तक हिमाचल के जो तापमान में वृद्धि है वो 1 डिग्री सेल्सियस तक हुई है और 2050 तक ऐसा मानना है कि ये 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना भयावह ये सब स्थितियां हैं और जो क्लाइमेट चेंज है उसका क्या प्रभाव हिमाचल प्रदेश के पर्यावरण पर, हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी पर और हिमाचल प्रदेश के जनजीवन पर पड़ रहा है। जिसका मुख्य कारण मुझे लगता है कि कहीं जो हम अपने वेदों में हमारे जो पूर्वज, हमारे जो ऋषि मुनि बात करते थे कि वसुधा जो है वो पूरा का पूरा जो ये धरती है, पूरी धरती हमारा परिवार है, यही हमारा घर है और जल, जंगल, जानवर, जमीन, इन सब के बीच में एक संतुलन बनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसीलिए जो हमारा सनातन, जो हमारी धर्म था, उसमें धर्म को एक रिलीजन के तौर पर नहीं मगर पाप और पुण्य के तौर पर बांटा गया था, जिसमें अगर आपको किसी वृक्ष से भी एक टहनी भी लेनी होती थी तो पहले हम उसकी पूजा करते थे, हम मछलियों को आटा देते थे, हम कौवे और गाय को खाना देते थे, हम पर्यावरण का पूरा ध्यान रखते थे। मगर आज अगर हम कहेंगे कि जिस तरह से
आप इसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कहेंगे, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसके कारण से एकदम पहाड़ों का कटान कर देना, पेड़ों को काट देना, बड़े बड़े डैम बनाना, मगर उस डैम के कारण पर्यावरण को क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में नहीं सोचना। और जहाँ तक मैं बात करूँगा, क्योंकि मैं पर्यटन से भी जुड़ा हुआ हूँ और हिमाचल प्रदेश एक पर्यटन राज्य है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो जिसके कारण से मुझे लग रहा है कि ये सब स्थितियाँ इसलिए उत्पन्न हो रही हैं, कहीं ना कहीं जो हमारा रहन सहन है वो बिल्कुल खराब हुआ है। और हमने एक प्रकृति और एक मानव जीवन जो है उसके बीच में जो एक संतुलन होना चाहिए, उस संतुलन को कहीं ना कहीं हमारी जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिसको हम कहते हैं, उसके कारण से वो संतुलन जो है वो बिगड़ा है और उसी के कारण से ये सारे के सारे परिणाम जो है हमारे समक्ष आ रहे हैं। देखिए, देरी तो अभी किसी भी चीज़ के लिए नहीं हुई है, आज भी एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस तरह से डिजास्टर और ये सब प्राकृतिक आपदाएं हमारे प्रदेश में आई, कहीं ना कहीं हमारे जो राजनीतिक लोग हैं या हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या हमारा आम नागरिक है, कहीं ना कहीं इसके कारण को खोजने की बात तो कर रहा है। और आज ज़रूरत है कि जो हमारे बच्चे हैं जो स्कूलों में पढ़ते हैं, वहाँ पर पर्यावरण के प्रति कैसे संवेदनशील रहना है। अपनी तरक्की के लिए के साथ साथ हमारी डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, मगर डेवलपमेंट के कारण पर्यावरण को नुकसान ना हो, किसी मानव जीवन को नुकसान ना हो, उसके बीच में संतुलन किस तरह से बनाना है, उसके लिए हमें लगता है कि हमें स्कूलों से ही बच्चों को अवेयर करना चाहिए, एक सब्जेक्ट के रूप में इसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि हमारी संवेदनशीलता जो है विकास और पर्यावरण के प्रति बने, हमारी संवेदनशीलता इस धरती की तरफ बने। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि मुझे लगता है कि जागरूकता ही जो है लोगों के बीच में एक ऐसा माध्यम बन सकता है जिससे हम इस जो आपदाएं आती हैं या जो ये खतरा बना हुआ है उसको हम कम कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोग भी रिपोर्ट को पढ़कर चिंतित हैं। राज्य के लोगों का मानना है कि इससे पहले पहाड़ों पर ना तो कभी इतनी गर्मी रिकॉर्ड की गई और ना ही कभी इतना मॉनसून, जिससे उनको नुकसान झेलना पड़ रहा है। सालों पहले नवंबर महीने में शिमला में भी बर्फ पड़ जाया करती थी, लेकिन बीते कई सालों से अब ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। लोगों का मानना है कि इसके पीछे अत्यधिक और बेतरतीब निर्माण के साथ गलत तरीके से पेड़ों का कटान है। लोगों की मांग है कि सरकार अपने जरूरती चीजों का इस्तेमाल सही ढंग से करे, पॉलिसी सही से बनाए, जिससे समस्या के समाधान के बारे में योजना बनाई जा सके। हाँ, मेरा नाम पीयूष है और मैं शिमला का रहने वाला हूँ। और जैसे आपने अभी पूछा कि टेम्परेचर बढ़ा है, तो हाँ, वो आपका टेम्परेचर बढ़ा है, मतलब आपका कुछ पिछले एक डेकेड से अराउंड आपका 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर जो है हमारा हिमाचल का बढ़ा है। और प्लस जो हमारा आप मानसून की बात कर रहे हैं, तो मानसून में तो आपके सामने ही है कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो दिक्कत हो रही है, लाइक जैसे हमारे क्लाउड बर्स्ट बहुत हो रहे हैं थ्रू आउट हमारे हिमाचल में, और उसकी वजह से त्रासदी हो रही है, उसकी वजह से हमारे लोकल जो जनता है उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। प्लस जो उसकी वजह से हमारे इकोनॉमिकल जो है उसमें भी बहुत दिक्कत हो रही है, जैसे कि अब हमारे रोड्स में इतनी अभी दिक्कत आई है, हाईवेज हमारे इतने टूट चुके हैं कि हमारी जो कनेक्टिविटी है उसमें भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है मानसून की वजह से। प्लस हमारा जो बारिश का वो है काउंट वो भी बहुत बढ़ चुका है। हाँ, इसके लिए हमारी हिमाचल सरकार को पॉलिसी क्रिएट करनी चाहिए, प्लस हमारे सरकार के पास जैसे रिसोर्सेज भी है, प्लस हमारे टेक्नीशियंस भी है, तो वो उसके लिए नई पॉलिसीज़ ला सकते हैं और नए वेज बता सकते हैं किस तरीके से इन सब चीज़ से हम बच सकते हैं। जी हाँ, हमारे जैसे आप बोल रहे हो ग्लेशियर्स वाली वो इशू, जैसे हमारे जो लास्ट अभी रामपुर में हमारा एक वो क्लाउड बर्स्ट हुआ था, वो उसका रीज़न भी शायद यही था कि वहाँ पे ऊपर लेक बन चुकी थी, जिसकी वजह से वहाँ पे फ्लैश फ्लड आया और उसकी वजह से लोगों की भी जान गई वहाँ पे। बिल्कुल क्यों नहीं करता, क्योंकि मेरा तो बचपन ही, आज मेरी उम्र 58 साल हो गई है, मेरे को तो अपना बचपन ही याद आता है जब यहाँ पे इन दिनों में ठंड हो जाती थी और अगले महीने में जब हमारे एग्जाम शुरू होते तो शिमला में उन दिनों बर्फ पड़ना शुरू हो जाती थी। और जिन दिनों हमारा रिजल्ट आउट होता था तो कम से कम साइड के सड़कों के साइड पर कम से कम 1.5 से 2 फुट बर्फ पड़ती थी। पर लास्ट ईयर भी बर्फ नहीं पड़ी, उससे लास्ट ईयर भी कम पड़ी। इसका कारण एक ये है, मेन कारण है, एक तो कहते जरूरत से ज्यादा मकानों का बनना, पेड़ों की कटाई। सर, अब पीछे जैसे भी हुआ देखा होगा आपने कि जहाँ पे ग्रीन एरिया था, कुछ लोगों के प्लॉट्स थे, उन्होंने इस बात पे क्या बोलते इसलिए पेड़ कटवा दिए कि ये गिरने वाला है। ना तो वहाँ पे किसी ने चेक किया कि ये गिरने वाला वाकई गिरने वाला है, उसमें अंधाधुंध बड़े पेड़ कटे और जिसकी जहाँ पे पुश लगता है वो पेड़ कट जाते हैं और वहाँ पे
यहाँ की जो खूबसूरती देवदार है, पाइन्स के पेड़ लगने चाहिए। पाइन्स जब तक वो नहीं लगेंगे तब तक सर्वाइवल मुश्किल है सर, क्या बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आपने देखा होगा कि पहले शिमला में सड़क के दोनों तरफ नालियां हुआ करती थी। रिज पे भी जिनको याद होगा, रिज के दोनों तरफ नालियां होती थी, पानी तो प्रॉपर चैनलाइजेशन होके नालों से थ्रू करते नीचे को जाता था। अब वो क्या दोनों इन्होंने सड़कें बंद कर ओपन कर दी है। और पहले क्या होता, सड़कें ऊपर को उठी, हल्की से स्लाइटली वो कहते बैंड होता था ताकि पानी ऊपर आता था और हल्के जरूरत ही नहीं पड़ती थी, कहते जिन्होंने पुराना देखा हुआ रिज देखा होगा, कहते। तो आज वो रिज इसलिए धस रहा है, पानी सारा का सिंक होके उसी इसमें जा रहा है। तो थोड़ा ऐसा भी लगता है कि गर्मी भी बढ़ गई शिमला में, हिमाचल? गर्मी क्यों नहीं बढ़ी है सर? एक आपने देखा होगा जब से तत्ता पानी में वो बना है, क्या बोलते डैम बना है, पहले क्या था वो स्टैग्नेशन पे आ गया है। वहां पे झील बनने से क्या हुआ कि वहां पे हल्का सा, नहीं तो शिमला में गर्मियों में कभी भी कहते वो नहीं होती थी, कहते उमस जैसी, या सर्दियों में कभी धुंध नहीं पड़ती थी। आजकल फॉग होता है और गर्मियों में कहते यहाँ पे चिपचिपाहट सी रहनी शुरू हो गई है, क्योंकि वो वेपराइजेशन करके वो क्या है कि शिमला के इकोलॉजिकली शिमले के मौसम को उसने बिल्कुल चेंज कर दिया है। आपको लगता है सरकार को पॉलिसी के स्तर पर काम करने की जरूरत है? सर पॉलिसी के स्तर पर मैं तो बोलता हूँ कारपोरेशन में जितने भी बैठे हुए लोग हैं, जेई है या कोई भी है, वो सिर्फ कारपोरेशन का एक ही काम है, आइदर क्या होता है दुकानें बना लो या पार्किंग बना लो। उसके अलावा कारपोरेशन के अलावा कोई उनके पास सोच नहीं है कि शिमला को कैसे खूबसूरत बनाया जाए। छोटे छोटे जगह पे क्या होते हैं लोगों के लिए, जैसे टूरिस्ट आए 3-4 दिन के लिए स्टे करने के लिए, छोटे एरिया, जो छोटा सा एरिया है उसको खूबसूरत बनाया जाए। ये तो नहीं, रिज और माल रोड के अलावा भी कोई और जगहें भी हैं क्या होते हैं जहाँ पे आदमी जाए। शिमला में तो यहाँ पे क्या वीकेंड का टूरिस्ट रहेगा, सैटरडे को आता है, संडे को पैसे खर्च के चलता है। ये नहीं सोचते कि शिमला एक ब्रिटिश टाइम की कहते एक कॉलोनियल टाइम की एक राजधानी रह चुकी है और शिमला हिमाचल की, हिंदुस्तान की भी राजधानी रह चुकी है। तो कहते उसको खूबसूरत बनाने के लिए सबसे बेटर ये था कि शिमला को कहते इम्प्रोवाइज करवाते। मकान है पुराने बने हुए ढर्रे पे बने। अब स्मार्ट सिटी के अंदर क्या किया इन्होंने? कुछ भी नहीं किया स्मार्ट सिटी में। हिमाचल प्रदेश में जो मौसम बदल रहा है, आपको लगता है इसका असर हम लोगों पर भी और हमारी इकोनॉमी पर भी है? बिल्कुल क्यों नहीं होगा। जब यहाँ पे जब मेन टूरिस्ट रिलेटेड एरिया है, जब यहाँ पे क्या बोलते हैं, जब आए दिन हादसे होंगे, इतने लोग मरेंगे, डर के वाले लोग नहीं आएंगे। अब टीवी वाले तो ये बोलते हैं शिमला में क्या बोलते हैं बरसात हुई इतने लोग मर गए, ये नहीं बोलते शिमला प्रॉपर में हुई है, शिमला से 10 फीट दूर हुई या 50 फीट दूर हुई, प्रॉपर नहीं पता लगता। तो शिमला में जैसे पानी की ये है, तो इसके लिए थोड़ा सा इनको चेक करना चाहिए, क्योंकि इकोलॉजिकली शिमला को यदि ब्यूटीफुल बना स्पेंड कर, इसको शिमला को स्पेंड करना चाहिए कहते जी। फर्स्ट रीजन इसमें ये है कि जो पहले टाइम से और अब के टाइम में ज़्यादातर डिफॉरेस्टेशन, कंस्ट्रक्शन और ये जो 4 लेन और जो ये पहाड़ों की कटिंग हुई है, ये सबसे मेन रीज़न है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो चुकी है हिमाचल में। आपको लगता है, महसूस करते हैं कि आपकी गर्मी बढ़ी है, टेम्परेचर बढ़ा है हिमाचल प्रदेश? अगर पिछले 5 सालों में देखा जाए तो बहुत फ़र्क है। और बरसातों में भी आप देख सकते होंगे कि जो 5 सालों में जो बरसातें उसका काफ़ी ज़्यादा हुई है, और उसका रीज़न भी सिर्फ यही है, डिफॉरेस्टेशन। और सरकार को कोई ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जिसकी वजह से थोड़ा सा इन चीज़ों में कंट्रोल हुआ जाए। और कंट्रोल अगर आएगा तो होपफुली आने वाला जो टाइम है वो थोड़ा सा अच्छा निकल सकता है हमारा। पहाड़ों पर गर्मी को लेकर क्या महसूस करते हैं? आपकी बढ़ गई है क्या गर्मी? ऑब्वियसली पिछले 5 सालों में अगर देखा जाए तो गर्मी बहुत बढ़ चुकी है, और उसका रीज़न सारा है 4 लेन है इवन, और डिफॉरेस्टेशन, और इवन जो कंस्ट्रक्शन हो रही है। तो इस वजह से जो हमने भी महसूस किया है कि पिछले साल तो जैसे बर्फबारी भी नहीं हुई है, तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी हमें यही चीज़ फेस करनी पड़े, और इट विल इफेक्ट अस अ लॉट। क्लाइमेटिक चेंज के कारण पहाड़ों में प्राकृतिक झरने सूख रहे हैं। इससे जल संकट गहरा रहा है। साथ ही फॉरेस्ट फायर की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। वर्ष 2024-25 में जंगलों में आग लगने के 2580 मामले सामने आए थे, तो 2022 और 23 की बात की जाए तो ये घटनाएं सिर्फ 856 थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिमाचल प्रदेश अपनी इकोलॉजी, बायोडायवर्सिटी, कल्चर आदि के लिए पहचान रखता है, लेकिन पर्यावरण बदलाव के कारण इस पर विपरीत असर पड़ रहा है। हिमाचल में खेती, बागबानी, जन प्रणालियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और आपस में निर्भर हैं। खेती से हिमाचल की आधी आबादी को रोजगार मिलता है। ऐसे में पर्यावरण परिवर्तन को गंभीरता से लेकर एक संपूर्ण तंत्र विकसित करने की जरूरत है, जिससे क्लाइमेट चेंज के दुष्प्रभाव कम हो सके। पहाड़ में विकास के नाम पर जो कंस्ट्रक्शन चल रही है वो घातक है। जैसे उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड परियोजना, वैसे ही हिमाचल में 4 लेन आदि का विपरीत प्रभाव देखने को मिल रहा है। सिंचाई के लिए किसान बारिश के पानी पर निर्भर है और ग्रामीण इलाकों में जल स्रोत बर्बाद हो रहे हैं। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। कानों में पहाड़ों का नाम आता है तो जहन में ठंडक और शालीनता महसूस होती है।
लेकिन बदलते वक्त के साथ पहाड़ों का मिजाज बदल रहा है। पहाड़ों पर अब तापमान बढ़ने लगे हैं। साल 1901 से लेकर आज तक की बात की जाए तो 1.5 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये खतरे की घंटी और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है क्योंकि आने वाले 2.5 दशक में यानी कि साल 2050 तक ये तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ने का पूर्वानुमान है। ये हम नहीं बल्कि HTI की रिपोर्ट कह रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार, एक्सपर्ट और राज्य की जनता इसे लेकर चिंतित हैं। सवाल कई हैं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि कहीं एक्शन का टाइम निकल तो नहीं गया, क्या वो सही वक्त हमारे हाथ से दूर तो नहीं चला गया जब हमें एक्शन करने की जरूरत थी। सवाल कई हैं और जवाब शायद इन्हीं वादियों में कहीं है जिसे आज ढूंढने की जरूरत है। सीनियर कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ अंकुश डोभाल, जी मीडिया, शिमला।